Hey, hi everyone. Myself Pankaj Yadav. I am currently pursuing my first year MBBS from All India Institute of Medical Science, जोधपुर. आपको पता है कि नीट के एग्ज़ाम का वक्त नियरली 50 डेज बचा हुआ है. मे बी पॉसिबल कि पोस्टपोन हो, बट 99% श्योरिटी यही है कि 1 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करें. गाइस, ऐसा है कि लास्ट के 2 मंथ जो होते हैं वो आपकी जो 1 ईयर या फिर 2 ईयर का जो आपने कोर प्रिपरेशन की हुई होती है उसका जो समअप होता है वो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं. अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और लास्ट के 2 मंथ्स आप पर डे 13 to 15 आवर्स निकाल रहे हैं, डे नाइट मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है जो टॉप रैंकर्स में आता है उसको भी आउटशाइन कर सकते हैं, उसको भी मतलब पीछे कर सकते हैं अगर आप लास्ट के वक्त में मेहनत करते हैं तो. और कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट के टाइम में, जो यही 2 महीने होते हैं जो सबसे क्रूशियल होते हैं आपकी नीट की प्रिपरेशन के, उस वक्त मेहनत करना छोड़ देते हैं. तो वो जो है उनकी रैंकिंग जो है फाइनल नीट के एग्ज़ाम में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री की. यानी कि केमिस्ट्री ऐसा हम क्या करें, ऐसी क्या टेक्निक्स या फिर ऐसे क्या हैक्स लगाएं कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें आप एक बेटर स्कोर लास्ट के 2 मंथ्स में. गाइस, एक ऐसी बात है कि हमें एक चूज करना होता है कि आपको लास्ट के 2 मंथ्स में इतना पढ़ना होता है, इतना कुछ करना होता है और ये नहीं करना होता. तो शुरू करते हैं. आपको पता है कि जो अपनी केमिस्ट्री है वो नीट में 45 क्वेश्चंस कैरी करती है, 180 मार्क्स कैरी करती है और नियरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ. तो मैं बता रहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो प्योरली बायोलॉजी की तरह है. यानी कि उसके अंदर डाटा है, जो आपको डाटा का जो ऑर्डर है वो याद रखना होता है. जो हमें मेन गलती फिलहाल नहीं करनी वो मैं पहले बता देता हूँ. आपको कोई भी हैवी बुक्स, चाहे वो जीआरबी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान हो, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी सॉरी, तो वो बुक्स जो है वो अभी आपको किसी भी कीमत पे नहीं लगानी है. आपको जो करना है वो मैं आपको ये बता देता हूँ. फिलहाल केवल एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का रिवीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है. एनसीईआरटी के बाद जो आपके जो हैंडमेड जो नोट्स हैं, यानी कि आपके जो हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, जो या तो सर ने करवाए होंगे, सर के द्वारा कोई भी किसी भी कोचिंग में इनरोल हैं, उसके नोट्स जो हैं वो बार बार रिवाइज कर सकते हैं. अगर नहीं आपके पास हैं नोट्स तो आप ये कर सकते हैं, एनसीईआरटी का जो है वो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. यानी कि एनसीईआरटी के अंदर जो वैल्यूज या फिर एनसीईआरटी के अंदर जो लाइंस हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रेगुलर ऑर्डर जो है वो एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा. एग्जामिनर हमेशा आपको एक्सेप्शंस जो होते हैं केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो ज़्यादा पूछता है. एक जो नेक्स्ट गलती है वो ये ना करेगी, जैसे शॉर्ट नोट्स जो हैं अगर अभी आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 1.5 से 2 महीने का वक्त है, तो अभी आप इजीली बना सकते हैं. तो उन नोट्स में कभी भी ऑर्डर जो है वो अलग अलग ना लिखे. ऑर्डर अलग अलग ना लिखने का मतलब, यानी कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट जो ग्रुप है वो उठा लीजिए लिथियम से सीजियम वाला. तो ऐसा नहीं है कि भाई एटॉमिक साइज हो या मेटालिक प्रॉपर्टी हो, ये डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ती है. तो ऐसा नहीं करना है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आप मेटालिक ऑर्डर सॉरी साइज, एटॉमिक साइज और मेटालिक जो कैरेक्टर है वो अलग अलग लिख रहे हैं. हमें पता है डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वो लिथियम से सीजियम वो बढ़ रहा है, साइज हो या मेटालिक कैरेक्टर हो, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है. यानी कि लिथियम टू साइज आप लिथियम, फिर एक एरो लगा के सीजियम, उसके बाद एरो के ऊपर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगा सकते हैं और साइड में उसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं जो जो इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप. सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो डाउन द ग्रुप जो हो डिक्रीज हो रही है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या फिर कोई और ऑर्डर हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो या फिर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो रही है. बट आपको ऐसा नहीं करना है कि ये तीनों के तीनों जो हो अलग लिख रहे हैं. आप वही कर सकते हैं जैसे लिथियम टू सीजियम डाउन द ग्रुप डिक्रीज का साइन लगा सकते हैं और साइड में उसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं. यानी कि आपको अलग अलग इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. आपको फिलहाल स्मार्टली चलना है बजाय हैवी हैवी ट्रिक्स लगा के. सेकंड नहीं, जो थर्ड मोस्ट पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देखो गाइस, ऐसा है कि क्वेश्चन बैंक आपने लगाया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे. इनऑर्गेनिक के लिए मैं नहीं यूज़ करता कि भैया आप वीके जायसवाल जैसी जायसवाल जैसी बुक्स के लिए फ़िलहाल जाएं. आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फ़िलहाल आपका स्कोर जो है लेस देन 80 है
उसके लिए अलग बता रहा हूँ। वो आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं फिलहाल एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए। एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है, ऑर्डर चाहे किसी का हो, एंड जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री में मेनली आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, चाहे स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ हो या फिर रिड्यूसिंग करेक्टर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज कोई भी है, वो जो है ऑर्डर आपको ध्यान रखना होता है और उसके एक्सेप्शंस ध्यान रखने होते हैं। मेनली आप वैल्यूज़ पर ना जाएं कि आप उसकी कोई भी मेटल है उसका साइज की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर जो एनसीईआरटी के अंदर एक येलो बॉक्स में कम्प्लीटली बंद जो डाटा होता है यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का, वो रटे ना, उसका ऑर्डर केवल ध्यान रखें। तो ये कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप लगा सकते हैं, चाहे आपके मेंस के हों। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी बहुत कम है यानी कि लेस देन 80 मार्क्स अभी आपके आ रहे हैं, तो पीएमटी के क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर के आए हुए हैं मिनिमम 10 to 12 ईयर्स वो लगा सकते हैं। जो जेई मेन है वो लगा सकते हैं, जेई मेन्स के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो लगा सकते हैं, और एम्स के क्वेश्चन जो है आप लगा सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो अलग ही एक्सट्रैक्ट कर लें, उनको तो आपको किसी हालत में छोड़ना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइंस वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपने पहले हाईलाइट की हुई होगी वो तो एटलीस्ट कर लें। या फिर एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप डाटा के ऊपर ना जाएं, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक के कोई भी ग्रुप का जो डाटा है उसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह हुई रिडॉक्स रिएक्शन में, तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये जो था, अगर आप लास्ट टाइम में जो अभी वक्त बचा हुआ है, अगर आपकी प्रिपरेशन कम है, आपका स्कोर जो है 80-100 तक रह रहा है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स पढ़ सकते हैं, एक्सेप्शंस पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, एनसीईआरटी बार बार रिवाइज कर सकते हैं। एक पॉइंट जो है वो छूट गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो आप और हाँ, बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी ऑर्डर हो, जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो, फर्स्ट के जो कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, इनके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं ये बाहर से ना पड़े। एनसीईआरटी में जितना दे रखा है आप केवल उसी ऑर्डर पे जाएं, चाहे वो सोल्युबिलिटी ऑर्डर हो, चाहे मतलब कैसा भी हो, आप समझ रहे होंगे कि एनसीईआरटी से बाहर इस वक्त कदम भी ना रखें, जितना हो सके एनसीईआरटी को रिवाइज करें। गाइस नेक्स्ट सेक्शन जो हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मोस्टली आपके इसके क्वेश्चन जो है वेरी करते हैं, यानी कि 13 भी आ जाते हैं, 14 भी, 18 भी आ जाते हैं, 15 भी आए हुए हैं, यानी कि 15 आप मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। और उसमें भी थियोरेटिकल पोर्शन कम रहता है। जो एनसीईआरटी का जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो में मिनिमम आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आते हैं। तो अभी जो आपको करना है वो मैं बता देता हूँ। जितना हो सके आप आपके कोचिंग के जो नोट्स हैं वो रिवाइज करें बजाय एनसीईआरटी के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो हो थियोरेटिकल पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, और रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट जो है वो इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके जो कोई भी कोचिंग जो है उसके जो नोट्स जो सर आपने करवाए हुए हैं वो जितना ज़्यादा हो सके उसको रिवाइज करें। इसमें सबसे मेन जो पार्ट है, हालांकि मैं जो इसके जो वेटेज है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो निकालने वाला हूँ, बट जो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन में GOC1 एंड GOC2 मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देते हैं। यानी कि अगर आप रिवाइज करते वक्त 10 दिन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करें तो आप 3 से 4 दिन जो है मैक्सिमम आप GOC को दीजिए, GOC1 और 2, क्योंकि इसके अंदर GOC1 में आपका सारे के सारे ऑर्डर्स आते हैं, जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी एंड आई इफेक्ट, H इफेक्ट, R इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, और यानी कि मेनली जो है ये पार्ट्स आते हैं। और रिएक्शन जो GOC2 है उसमें मेनली आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आता है। इस वक्त अगर आपका स्कोर जो है वो 80 से कम आ रहा है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन या फिर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो हो केवल एनसीईआरटी वाले पढ़ लें। बाकी अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है तो मैं अभी भी आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली ऑर्गेनिक के तो क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं। और चाहे वो EAR हो, ESR हो, NSR हो, NAR हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलग है, और कोचिंग के नोट्स होते हैं वो मोस्टली थोड़े से अलग वे में बनवाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद GCI में पढ़ता था, तो वो जो नोट्स जो थे वो एनसीईआरटी से थोड़े अलग रहते थे। एनसीईआरटी में जो है वो हर एक, जैसे हेलोएरिन, हेलोएल्केन्स,
अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एसीटोन, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है अलग अलग टॉपिक हैं। बट जो सर करवाते थे इनकी अलग रिएक्शन तो करवाते थे, बट इनकी जो मोस्टली जो रिएक्शंस थी वो एक अलग पोर्शन में रहता था जिसका नाम था रिएक्शन मैकेनिज्म। उससे मैक्सिमम आपके 6 से 7 क्वेश्चन रिएक्शन वाले पार्ट भी और मैकेनिज्म से रिलेटेड भी यानी क्वेश्चंस जो नीट में जो है वो पूछे जाते हैं। दोनों वे से आप कर सकते हैं। अगर आपके नोट्स जो है, अगर आपको लग रहा है कि नोट्स परफेक्ट हैं तो आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है आपके नोट्स रिवाइज कीजिए जितनी बार हो सके। बट हाँ, एनसीईआरटी में आपको जो मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर हैं, जो पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, और 11th का जो पॉल्यूशंस वाला जो चैप्टर है लास्ट, वो आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स हुआ तो ये आपके स्कोरिंग भी चैप्टर है और ऑर्गेनिक में इजीली जो स्कोरेबल है वो चैप्टर भी है। बाद जो मस्ट चीज़ है करने की वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तो आपको लगाने ही लगाने हैं, यानी कि ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, चाहे आपकी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे हो, लेस देन 100 हो, मोर देन 100 हो, 150 हो, चाहे जो भी आपके मार्क्स आ रहे हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए तो ज़रूर लगाएं। एटलीस्ट नीट और एम्स के ज़रूर लगाएं अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास लग रहा है कि आपको और कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप करने की ज़रूरत है अभी, और रिवाइज करने की रिवाइज जो है क्वेश्चंस के थ्रू करना चाहते हैं तो आप जेई मेंस के जो है एटलीस्ट क्वेश्चंस वो लगा लीजिए। गाइज, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो मतलब ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसके लिए एक आपको पर्टिकुलर सजेशन ये है कि आप आपकी जो रिवीजन की जो ड्यूरेशन है अब वो कम कर दीजिए, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है, आपने चाहे 2 साल के स्टूडेंट हो या एक साल का स्टूडेंट, आपने रिवाइज किया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आप पूरी ऑर्गेनिक को 10 आवर्स में या फिर 10 दिन में अगर आप कवर अप कर रहे हैं तो आप उसको घटा के 6 दिन पे लेके आइए, 5 दिन पे लेके आइए, यानी कि आप नियरली हाफ कर दीजिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपकी जो इंटरवल ऑफ जो रिवीजन है वो अब आपका कम होना चाहिए, मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। अब बात करते हैं जो थर्ड वन सब्जेक्ट है वो फिजिकल है। फिजिकल में भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। 11th 12th इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनिक वाले थे 11th बेसिक है, आनी ही आनी चाहिए, उसके बिना 12th नहीं आएगी। बट मोर इम्पोर्टेंट इज 12th जो चैप्टर्स हैं वो। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आपकी स्टार्टिंग हो या ना हो, आपको इस वक्त एटलीस्ट जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हैंडमेड आपकी एक चार्ट में होने चाहिए, यानी कि आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपके हैंडमेड चार्ट में होने चाहिए और आपके सामने होने चाहिए मोस्टली, यानी कि आप सामने स्टिक कर सकते हैं और उसको जब भी आप स्टडी टेबल पे बैठें खड़े हों आप उसको रिवाइज कर लीजिए। आप कहीं भी घूमने जाएं, ऊपर छत पे घूमने जाएं तो आप वो जो फॉर्मूला बुक है, जो आपने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते होंगे मैक्सिमम एक पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने में फिजिकल केमिस्ट्री के। और इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स को अगर आप मेनली सुबह के टाइम पे जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आप अभी अगर आपकी प्रिपरेशन 80 से अबोव है, 100 से अबोव है, तो आपको पता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो कहाँ पे वीक होंगे। तो उन कॉन्सेप्ट्स को फिलहाल उठा लीजिए जितनी जल्दी हो सके, उन पर न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। एक कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन करने की बजाय है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन कीजिए, यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट पे 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आपके पास समय वैसे ही कम है तो थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद जनरल सजेशंस जो मैं दोनों सब्जेक्ट्स में दी है और प्रीवियस सब्जेक्ट्स में भी देता आया हूँ कि आपको एटलीस्ट इस वक्त नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, चाहे आपकी प्रिपरेशन लेवल किसी भी लेवल पे हो। गाइस, मैं पर्टिकुलरली बाउंड्री डिफाइन इसलिए कर देता हूँ कि हर एक बच्चे के जो स्कोर है वो अलग अलग हो रहा है। आपकी स्ट्रेटजी जो है 160 मार्क्स वाले बच्चे की और जो 60 मार्क्स वाले बच्चे की आप सेम नहीं रख सकते। मैं पर्टिकुलरली उस बच्चे को कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपका स्कोर जो 60 आ रहा हो और आप जो MS चौहान जैसी बुक लगा लीजिए फ़िलहाल, तो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर राइट नाउ। तो अभी आपको स्मार्टली चलना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो करने हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन ना लगाएं। एक कॉन्सेप्ट पे आप 2 या 3 क्वेश्चन लगा सकते हैं और जो पर्टिकुलर आपका फॉर्मूला या फिर जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री में वीक है फिलहाल आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, यानी कि ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की वो हो सकती है। जितना ज़्यादा हो सके आप नोटबुक रिवाइज कीजिए।
फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। लाइन टू लाइन फ़िलहाल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी ना पढ़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्टिकुलर जो चैप्टर हैं लास्ट वाले, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने की नीड है फ़िलहाल वो। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको लाइन टू लाइन पढ़ने की अभी कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी के जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, सोल्ड एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइजेज वाले वो, और जो सोल्व हैं वो, अगर आपके पास टाइम है और नहीं लगाए हैं तो एटलीस्ट आपके कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो ज़रूर लगाएं। इनऑर्गेनिक के भी लगा सकते हैं। मेरा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन जो है मेरे को ध्यान है, एक नहीं कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अंदर जो बॉक्सेस होते हैं उसके क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट, तो इसलिए बोल रहा था कि एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर अभी पॉसिबल है तो आप लगा लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्पेशली बता था कि आपकी जो नोटबुक है वो रिवाइज़ कीजिए। नोटबुक रिवाइज इसलिए कीजिए क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की नोटबुक, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, एलएन, आकाश, कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे हो, तो उनके नोट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पर 2 या 3 क्वेश्चन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है आने की, वो आप लर्न कर सकते हैं। वो जो स्टेप्स हैं उसके स्टेप्स जो हैं क्वेश्चन करने के, वो लर्न कर सकते हैं। और नीट में ऐसा कुछ हैवी क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा सा ट्रिकी जो है वो क्वेश्चन आता है, बट आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मेरी जो गलती हुई थी नीट के पेपर में, वो सबसे मेन गलती ये थी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के अंदर, मैंने जो कुछ टॉपिक्स थे जैसे मेटलर्जी हुआ, मेरा क्वेश्चन वो गलत है। आप समझ रहे हो, जो मेटलर्जी का क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर की जो PDF है या फिर क्वेश्चन पेपर की जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप जितना जल्दी हो सके, जो मैक्सिमम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस पर मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था वो मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो डाल देता हूँ। मेरा पर्सनल क्वेश्चन पेपर जो मैंने नीट 2020 में दिया था, जो मेरी गलतियाँ थी, कहाँ पे किस क्वेश्चन पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन के वर्ड के ऊपर मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ पे देखोगे कि हाँ, मैंने क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसे सोल्व किया था। इसके लिए वीडियो जो है अपकमिंग है, बट आपको एक जनरलाइज आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट में या फिर नीट के पेपर में अटैम्प्ट कैसे करें। लास्ट में जितना ज़्यादा हो सके तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहो तो आप एक साथ दे सकते हो। मैं मोस्टली ये बोलूँगा कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ प्रिपेयर करें। अभी कुछ बच्चों की टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, जैसे इनऑर्गेनिक को एक दिन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक को एक दिन पढ़ रहे हैं। आप स्लॉट बांट लीजिए। अगर आपको केमिस्ट्री जो है 4 घंटे में पढ़नी है तो आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट एक दिन जरूर उठाएं, चाहे आप ऑर्गेनिक को 2 घंटे पढ़ें, फिजिकल 2 घंटे पढ़ें, या फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक को 2-2 घंटे पढ़ें। बट ये ना हो कि भाई आप केवल एक सब्जेक्ट को 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे ना आपका माइंड जो है कुछ टाइम के बाद सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। और लास्ट में जितना ज़्यादा टेस्ट है इसको आप दीजिए, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टेस्ट दीजिए। ये नहीं है कि अगर आपका स्कोर जो है कम है, आपका लेवल इतना नहीं है कि आप देखो, अपना जो है वो खुद को पता होता है कि हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती कि अपन किसी को बोलते वक्त ये बोल रहे कि मेरा स्कोर 80 जा रहा है या 90 जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा स्कोर इवन जब मैंने नीट 2017 दिया था उसमें मेरा बायोलॉजी का स्कोर केमिस्ट्री का स्कोर 103 था बिना कोचिंग। और जब मैंने कोचिंग के साथ दिया था मेरा स्कोर जो था डबल डिजिट्स में था। आई डोंट नो एग्जैक्टली द नंबर, बट अराउंड 90 से बिलो था, ऐसा कुछ था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा खुद का स्कोर डिक्लाइन हुआ है। तो स्कोर्स के लिए बिल्कुल जज ना करें। आप जितना हो सके अभी रिवाइज करें, नीट के मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके लगाएं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगाएं। और सबसे बड़ी जो बात है, एग्ज़ाम देने के बाद एनालिसिस मस्ट है, ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफाई हो जाए। स्टे मोटिवेटेड, कीप काम, स्टे फोकस ऑन द नीट एंड कोविड टाइम में जब भी बाहर निकले मास्क वगैरह का यूज़ ज़रूर करें। और पेरेंट्स को भी आप एज मेडिकोज तो आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग तो आपकी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी शुरू हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी बाहर निकले पेरेंट्स के साथ निकले, चाहे कैसे भी निकले, मास्क का यूज़ ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।